जापान के अंदर चीजें अलग क्यों है? अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो जापान में वो ऐसा क्या है जो यहाँ पे लोगों को नहीं दिख पा रहा? जापान इज अ मैग्नेट, एक अलग दुनिया है साहब। बहुत सारे लोगों को रहता है कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? उनसे समझो कि जॉब होती क्या है। जॉब सबने सुना है, लेकिन करना क्या पड़ता है जॉब में? कि आप अपने रिज्यूमे में फोकस ढूंढो। आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है। ये लोग जब इंटरव्यूज देते हैं तो चैट जीपीटी या एआई का यूज करते हैं। आपका स्किल तो आपने खत्म ही कर लिया। आपके पास 12 साल 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक बंदा जो इंटरव्यू में फाइनल हो गया और उसके बारे में कहा ना भाई तू तो नहीं जाएगा तो फिर क्या कर देंगे उस केस में आप? मुझे समझ आया कि आपको मैच्योर होना पड़ेगा अगर आपको डिसीजन लेना है अपनी फैमिली के लिए। जब हम कोई जॉब ढूंढते हैं ना, कुछ करते हैं, तो हम सबसे सोचते हैं यार अपनी पर्सनल चीज शेयर करेंगे, शायद एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सच बोल के एक ग्लोबल एम्प्लॉय हो सकते हैं। आप झूठ बोलकर एक लेवल तक तो जा सकते हो। आप कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो आपको उसमें बेस्ट होना है। आने वाले 10 सालों में क्या विजन है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है 10 सालों में कि कुदरत आपका सिलेबस कभी भी बदल सकती है। जापान के अलावा और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हायर पंडित वर्क करते हैं? 35 प्लस कंट्रीज में हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं रिक्रूटमेंट। आप कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो आपको उसमें बेस्ट होना है। बट उस रेस में रहो, उस रेस में रहो। सबको ऊपर जाके मिशन कंप्लीट करके नीचे आना पड़ेगा। एवरेस्ट पे कोई नहीं टिका। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज का ये जो पॉडकास्ट है खास तौर पर उस यूथ के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो अपना करियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा करियर हम कैसे बना पाएं। क्या सही नौकरी हमें मिल सकती है एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद? किस तरह से पहचाने कि जो एजुकेशन हमने ली है, जो अब जॉब की हम सर्च कर रहे हैं, वो हमें मिल पाएगी? कहाँ मिस्टेक्स हम कर देते हैं? कैसे अपने करियर को हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं? आज के जो हमारे गेस्ट हैं बेहद खास हैं। इनके बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी ने देखे होंगे। आज फिर इसलिए इनको लेकर आए आपके पॉडकास्ट में आपसे मिलवाने के लिए, ताकि आप लोग को के जो सवाल थे लास्ट टाइम जो रह गए थे, बहुत सारे कमेंट्स आप सभी के आए थे इस तरह के पॉडकास्ट के ऊपर कि हमें ये पूछना था, हमारे लिए ये रह गया। खासतौर पर वो यूथ थी इस पॉडकास्ट से जुड़ी जो लास्ट सर ने की अपने पॉडकास्ट, कि वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो रुक जाते हैं। ट्रस्ट लेवल इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में। इसलिए हम सर को लेकर आए। हम बात कर रहे हैं विवेक जैन जी की, जो कि फाउंडर हैं और एमडी हैं हायर पंडित। हायर पंडित जैसे ही आपने सुना आप कनेक्ट कर गए होंगे कि हाँ, यही एक ऐसा पॉडकास्ट है जो सही दिशा आप लोगों को दिखाएगा। तो चलिए वेलकम कर लेते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सभी को वेलकम इस पॉडकास्ट के लिए, मेरी इंडिया टीम से, मेरी जापान टीम से और यूएस टीम से। आपकी बात सुनी और इंटेंट यही है इस पॉडकास्ट का कि मैं कुछ सवालों के आंसर दे पाऊँ जो आज की हमारी यूथ है, या जो कुछ सीनियर पीपल भी हैं जो इंडस्ट्री के, जो जॉब चेंजेस करते हैं, वो कैसी इन्वायरमेंट है, क्यों जॉब चेंज करनी चाहिए, कब वो रेडी हैं जॉब चेंज करने के लिए, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया है उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ओवरसीज जाना चाहते हैं तो क्या मन है, क्यों जाना चाहिए, किस कंट्री पे फोकस करना चाहिए और अपने स्किल को कैसे एनहांस करना चाहिए। बिल्कुल, इन सब चीजों पर सर हम पूरे पॉडकास्ट में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो नए व्यूवर्स इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक बार आपसे रूबरू कराया जाए। एक तो आपका ना जो नाम है ना विवेक जैन, और फिर हायर पंडित, लोगों को बहुत ज्यादा वो अच्छा लगता है सुनने में कि एक तो आपने नाम अपनी फर्म का जो निकाला ना हायर पंडित, वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हायर पंडित शुरू करने का फैसला क्यों लिया? कहां से आपको लगा कि ये अब शुरू करनी चाहिए फर्म? देखिए, मैं आप सब जैसा ही था। एक कॉलेज पास आउट जिसने जॉब ढूंढी, एक कंपनी में काम किया, दूसरी कंपनी में काम किया, तीसरी कंपनी ने मौका दिया यूएस जाने का। जब यूएस गया तो बहुत सारा विजन खुला। एक ग्लोबल, एक यंगस्टर गोइंग टू यूएस, और वहाँ जाके पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो दुनिया में है, अवेलेबल है। और ये बात मैं 2005-06 की कर रहा हूँ आपसे इस वक्त।
तो मैं वहाँ काफ़ी घूमा। तो फिर मैं एग्जीबिशन में गया, तो वहाँ देखा कि बहुत सारे इंडियंस थे जो एनआरआईज हैं, जो अपनी अपनी फर्म्स चला रहे थे, बहुत सक्सेसफुल। वो मेरा ब्रेक पॉइंट था और मैंने सोचा कि यार मुझे भी एक अपनी कंपनी बनानी है। शुरू से ही था कि बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर फैमिली से आता हूँ, बिजनेस फैमिली से आता हूँ। शुरू से ही सब बिजनेस करते हैं, कोई किसी ना किसी चीज़ का। तो मेरा भी मन था कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं था कि एक्सपीरियंस लेके बिजनेस शुरू करना है ये, लेकिन आपके पास, सबके पास, हमारे पास एक पॉइंट आता है जब हम कहते हैं कि नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग। आई थिंक मेरा पॉइंट बहुत यंग आ गया। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर तो मैं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से हूँ साहब। ठीक। तो मैंने करीबन 5 साल एक आयरन एंड स्टील फर्म भी चलाई है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक। लेकिन मैंने सबसे पहली जो एक कहते हैं एक फर्म खोली इंटरनेशनल, उसका नाम सोर्स पंडित था। वो कई साल चलाई हमने, 10 एक साल चलाई। और उसके बाद हायर पंडित मोटा मोटी उसका एक्सटेंशन बन गया। ठीक। मॉडल वही था, लोग बदल गए, क्लाइंट बदल गए। इंटरेस्टिंग पंडित वर्ड जो आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट आता है पंडित से, तो जब हम यूएस थे तो दो वर्ड वहाँ बहुत यूज होते थे कॉमनली। एक IUIT गुरु और IURIT पंडित, इतने कॉमन यूज होते थे पूरे यूएस में। तो हमने इन दोनों वर्ड से मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि मैं इंडियन था। अब मेरे को वो जो पंडित लगा, अपने ब्राह्मण लगे। लेकिन जब ये जो बात हम कर रहे हैं, ये PUNDIT डॉट पंडित की कर रहे हैं, ना कि PANDIT की। तो जो पंडित वर्ड है एक नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है, जिसका मतलब है मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ। और द एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोल लीजिए। तो हम अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट के हायर पंडित एक पीपल एंड बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है। पीपल एक पार्ट है जहाँ पर जैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरनेशनल करते हैं, ओवरसीज रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके अलावा हम रिक्रूटमेंट में लैंग्वेज सर्विसेज हैं, पेरोल सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवाने हैं, ठीक है ना। तो वो हम सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि जो हायर पंडित फर्म है वो इंडिया जापान कॉरिडोर के लिए जानी जाती है, तो जापान में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो जापान में हम बिजनेस कंसल्टिंग भी देते हैं। बिजनेस कंसल्टिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? सपोज आमिर जी आप कहते हैं कि मुझे एक कंपनी खोलनी है जापान में, तो हम कहते हैं आमिर जी हम बताते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर की कंपनी खोलनी है, क्यों खोलनी है, कहाँ पे बेनिफिट होगा आपको कंपनी खोलने का, क्या कैपिटल लगेगी। फिर आपने सपोज आपने कहा यार मेरे पास आइडिया है, कैपिटल है, कंपनी बन गई। अब आपको लोग चाहिए वहाँ पर जापान में, तो हम आपको लोग भी ढूंढ देते हैं। हाँ, फिर आप कहते हो यार लोग तो हैं यार, मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है, आप उनकी सैलरी प्रोसेस कर दो। हम कहेंगे हम आपकी सैलरी प्रोसेस, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोसेस कर देते हैं। ठीक। आप कहते हो यार उनके हमारे ईयर एंड कंप्लायंसेस मीट करवा दो, तो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और ये सारी सर्विसेज हम आपको वन स्टॉप शॉप देते हैं हायर पंडित में। हायर पंडित में जैसे आपने कहा ना कि जापान और इंडिया, ये बहुत ज़्यादा लिंक करता है आपका। हम जब भी आपके बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले कि दिमाग में आता है कि जापान। बिल्कुल। जापान के अंदर चीज़ें अलग क्यों हैं अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें? देखिए, इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। स्किल्स की हम बात करें तो स्किल्स हमारे पास है, सब यहाँ है, फिर भी हम बाहर जा रहे हैं। तो जापान में वो ऐसा क्या है जो यहाँ पे लोगों को नहीं दिख पा रहा? देखो, मैं ना जापान सबसे पहले आमिर जी 2007 में गया। मैग्नेट जो होता है ना वर्ड, तो शायद आज एक वर्ड मैग्नेट है। जापान इज अ मैग्नेट, इसलिए उसको टॉप 4 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में माना जाता है। एक अलग दुनिया है साहब। मैंने पिछली टाइम ही पॉडकास्ट में बोला था कि मैं चाहता हूँ कि आप कोई आदमी अगर जापान जाना चाहता हो उससे पहले 5-7 कंट्रीज घूम के आए, अच्छा। डिफरेंशिएटर क्रिएट करने के लिए। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जापान
अलग क्यों है, ये आपको एयरपोर्ट उतरते सार पता चल जाता है कि अलग है। मैं जापान में हमने एंटर किया। जापान में जैसे हमने हमने इमिग्रेशन देखा, हम इमिग्रेशन क्रॉस के बाद हमने देखा कि जो हमारे सूट केसेस हैं वो बहुत लाइन से तमीज से एकदम कन्वेयर बेल्ट पे आ रहे हैं, अच्छा। बिल्कुल सिस्टमेटिक लगे हुए हैं। ये आपका फर्स्ट ब्रश हो जाता है, क्योंकि उससे पहले मैं यूएस कनाडा जा चुका था, तो मैंने मुझे आइडिया था कि यार बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे कि ये कुछ नहीं होता ऐसा। तो मेरे को आइडिया जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे वो पहला ब्रश समझ आ गया। फिर दूसरा मैंने देखा क्यूज, हर आदमी अपनी क्यू में चल रहा है, सिस्टमैटिक है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहाँ सिस्टम है कि यूजुअली आप या तो आप ट्रेन पकड़ते हैं अपनी जी। डेस्टिनेशन के लिए, या आप एक लोकल बस सर्विस होती है इनकी एक नियरेस्ट सिटी के लिए, या फिर आप टैक्सी लेते हैं। तो जैसे ही बस आई तो बस के सामने वो झुके। अब क्योंकि मेरा इंडियन माइंडसेट है, ये शायद बात मजाक भी लगेगी, तो मुझे लगा कि शायद टायर पंचर हो गया, कोई आ तो नहीं गया, सामान तो नहीं ठीक है कि सब झुक झुक रहे हैं। भाई इसको आज तो फनी मानता हूं मैं, लेकिन तब हमें पता चला कि वो रिस्पेक्ट है, उनकी सभ्यता है, वो कल्चर है वो। और धीरे 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 जैसे ही हम जापान एंटर करते रहे, वो हम मेरी आंखें खुलती रही कि भाई ये तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है, ये तो लोग ही अलग हैं। मैंने पहली बार होटल्स में जैसे हम बस से उतरे, हम होटल की तरफ होटल में पहुंचे, तो पहली बार लगेज उठाने में वुमेन एम्प्लॉयज भी देखे मैंने, अच्छा। जो मैंने अपनी पहले नहीं देखे थे। जितनी भी मेरी विजन थी उसमें मैंने नहीं देखे थे। तो आप खुद देखिए कि एक 23 किलो का बैग, 25 किलो का बैग एक वुमन उठा रही है। ये मतलब इंडिया में हो सकता है अब होता हो, लेकिन बहुत साल मैंने बहुत जगह नहीं देखा ये। ठीक है, तो जापान इस तरीके से धीरे धीरे, फिर वो जो कहते हैं ना, आप देश को देखते हो, आप इन्वायरमेंट देखते हो। हाँ। फिर उसके बाद हम मौका लगा 2011 में सुनामी के बाद गया मैं। बिल्कुल जैसे सुनामी मार्च 11 को आई, तो मैं जून के फर्स्ट वीक में कहीं गया। जब आप प्लेन से उतरते हो तो आपका माइंड सेट होता है कि आप पता नहीं क्या डेवस्टेशन देखने वाले हो। बात ठीक है जी, लेकिन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी देखने को नहीं मिला। सब कुछ सॉर्टेड। एक ही चीज उन्होंने कर रखी थी, जैसे पावर की कमी आ गई थी उस टाइम, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियर पावर उनका प्लांट था जो इफेक्टेड था। तो उन्होंने कर दिया कि जैसे स्टेयर, जैसे एस्केलेटर्स हैं, सपोज मॉल में 4 एस्केलेटर हैं तो 2 चल रहे हैं। ठीक है, ऑफिस में पहली बार शायद उस साल उन्होंने हाफ जो शर्ट्स हैं, हाफ बाजू की शर्ट्स अलाउ की, और एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 पे सेट कर दिया, 24 पे, कि कंजम्पशन उतनी ना रहे। और किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं मानी, देश ने बहुत पोलाइटली, हर नेशनल ने उसको अडेप्ट कर लिया। और आपको सबसे हैरत अंगेज बात बताता हूँ, क्योंकि हम अभी सुनामी की बात कर रहे हैं, मैं तो इंडिया में ही था, तो मैंने फ़ोन किया। तो मैंने जब पूछा कि आप ऑफिस में हैं, कह रहे हम ऑफिस में हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा घर कब जाओगे, कह रहे ऑफिस आवर्स के बाद। मेरे लिए शायद वही बहुत था, कोई हड़कम नहीं, कोई कुछ नहीं, हर आदमी पीसफुली अपनी जगह काम कर रहा है, कि हम अफेक्टेड नहीं है, हम अपना काम एज यूजुअल करेंगे। इसलिए कभी आपने सुना है कहीं और? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता जल्दी से। और उसके बाद जब हमने उनसे दोबारा सुना, हर आदमी, ट्रेन बंद हो गई, या ट्रेन बहुत लिमिटेड चल रही थी, क्योंकि जापान यूजुअली लोकल ट्रेन्स के ऊपर चलती है। ठीक है, लोगों ने सारी सारी रात नॉन कंप्लेन होकर, कंप्लेनिंग नेचर के साथ मेट्रो स्टेशन पे इंतजार किया।
जो इंतजार नहीं कर पाए वो अपना चुपचाप पैदल घर चले गए। कोई 10 किलोमीटर चला, कोई 15 किलोमीटर चला, कोई 20 चला, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। अब बताइए साहब, ये जापान ही कर सकता है, मैंने तो कहीं नहीं और सुना है ये बात। ये तो पॉसिबल देखिए नहीं है, बहुत जल्दी लोग ना पैनिक हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, जरा सा कुछ होता है एकदम पैनिक हो जाते हैं। अब पैनिक क्या है, अभी हल्के, हम जैसे गुड़गांव में मेरा ऑफिस है सर, बारिश हो जाती है, हम सब मतलब एक हो जाता है यार क्या करें, घर चले जाएं। ये यूजुअली हम सुनते ही होता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हल्की हम गोल्फ कोर्स रोड पे हैं, ठीक है, वो टीम भी देखती है, मैं भी एक दूसरे की, हाँ भाई फंस जाएंगे। और यही जब मैं जापान का एग्जांपल देता हूँ उनको, तो मुझे खुद नहीं समझ आता मैं फॉलो करूँ या उनसे करवाऊँ, क्योंकि हम तो अलग जगह है इस वक्त। तो ये जो चीजें है ना सर, ये जापान में है आमिर जी, इसलिए वो सबसे अलग है भी। अलग है। मतलब आप कन्विक्शन सुने, मेरी आवाज में कन्विक्शन है जापान के लिए सर। अगर बहुत सारे लोगों के ना माइंड में रहता है, अगर मैं आपसे अपनी बात करता हूँ, चलिए औरों को छोड़ देते हैं। अब एक पढ़ा लिखा लड़का है भैया, ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब अच्छी नौकरी की तलाश रहती है हर किसी को। बहुत सारे लोगों को रहता है कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हायर पंडित, अगर मैं हायर पंडित में आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकती है, तो मेरे लिए पहला स्टेप क्या होगा? देखो, आपके आंसर करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, ठीक है। यूजली हमने सबने सुना है कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है ना, हमने सुना है। आज मैं एक ऐड कर रहा हूं कि रिक्रूटर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। और जहां हम सबसे ज्यादा छुपा रहे हैं आज की डेट में। हाँ, अगर आप रिक्रूटर को उस श्रेणी में ले आओगे, प्रोफेशनल श्रेणी में, जो रीजन मैंने यूज किया, डॉक्टर एंड अ लॉयर, वी यूजली कॉल देम प्रोफेशनल्स, राइट। हम भी एक प्रोफेशनल फर्म है, तो बात तो मैंने बहुत लाइटली की इस बात को, इसमें गहराई ये थी कि आप हमें प्रोफेशनल समझें, कि हम रिक्रूटर तो हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल रिक्रूटर हैं। आप हमसे आएंगे, आप हमसे सच बोलेंगे, ठीक, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ फर्म। जैसे क्या क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक MBA MCA या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ कोई बंदा हमारे पास आता है। देखिए, मैं वैसे एक सेगमेंट क्लियर कर देता हूँ, यूजली हम फ्रेशर्स में नहीं डील करते अपनी फॉर्म में, बट एक राय दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। कोई भी कंपनी ढूंढ रही है जिसको हायर करने के लिए, वो कोर स्किल ढूंढ रही है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, आई एम जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो मैं कहता हूं कि यार, आप आपका जो रिज्यूमे है स्टार्ट में, जब आप करियर शुरू कर रहे हो, उसको ऐसा बनाओ स्किल सेट कि आप मास्टर लगो, कि ये जो एक फ्रेशर है, ये माइंड मेरे किसी काम का है, ये माइंड सब कुछ कर सकता है, वो नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया। बिल्कुल। फिर आप उस जॉब में आइए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर 6 महीने साल काम कीजिए, और फिर उसी इन्वायरमेंट में बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं, उनमें इंट्रा कंपनी ओपनिंग्स भी निकलती हैं, ठीक। मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जैसे इंडिया की सपोज आप 5 बड़ी कंपनीज हैं, वो उनकी कम से कम 20 ग्रुप कंपनीज हैं, तो आपको लगता है यार आप किसी ग्रुप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू आर स्टिल इन द सेम ब्रांड। ये भी ऑप्शंस आ जाते हैं। सपोज आपको लगता है यार मैंने तो सेल्स मैनेजर हूँ मैं, ठीक है, या मैं IT मतलब कोडर हूँ, मैं अभी फिलहाल मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आई थिंक आई वांट टू डू दिस नाउ। पहले तो ये डिसाइड क्यों, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, डू यू हैव द राइट स्किल टू डू दिस। टॉक टू योर मैनेजर फर्स्ट, जो आपको 6 महीने 1 साल से देख रहा है, उससे भी आप कैंडिडेट बात करो, कैजुअल बात समझो उससे, क्योंकि एक लोकल मेंटर होना बड़ा जरूरी है। मैं
इस वीकेंड पे बात किसी से मिला तो मैं लास्ट वीकेंड तो बात कर रहा था, तो आपस में मेरे पास कोई फैमिली आई, वो कहते यार हमारी गुड़िया को बिटिया को समझाओ थोड़ा सा क्या करें। तो मैंने कहा यार आप तो बेटा जॉब नहीं कर रहे, तो एक काम करो, 3-4 दोस्त जो जॉब कर रहे हैं आप उनसे उनसे बात करो, उनसे समझो कि जॉब होती क्या है। जॉब सबने सुना है, लेकिन जॉब होती क्या है, करना क्या पड़ता है जॉब में, और उस जॉब के लिए पैसे क्यों मिलते हैं। आप उनसे कहना दोस्त से कि भाई साफ बात करें, सच बताना। मैं कहा बहुत सारे जवाब आपको उससे मिल जाएंगे। आपके सपोज 5 दोस्त हैं और 3 नेगेटिव हैं, आप उसको फिल्टर कर दो, उनसे पूछना नहीं है। आपके 2 दोस्त हैं पॉजिटिव हैं, उनसे बात करो, उनमें से एक जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसको बड़ी मेंटर बना लो अपना। एक टर्म दे रहा हूँ मैं तो सभी के लिए कि शायद आपके काम आ जाए, उसको आप अपना बड़ी मेंटर बना लो कि भाई ही इज़ माई बडी एंड ही इज़ माई मेंटर, बिकॉज ये अब इंडस्ट्री में 6 महीने साल भर से है, इसके पास बेटर नॉलेज है और ये प्रोफेशनली बात कर रहा है मेरे से। दोस्त तो ठीक है, दोस्त में साफ बात कर रहा है, लेकिन मेरे से प्रोफेशनली बात कर रहा है। अब आपको एक आपके घर में आपके कंफर्ट जोन में एक एडवाइजर मिल गया, दूसरा एडवाइजर आपके पेरेंट्स हैं जो आपके बेस्ट एडवाइजर्स हैं। आप दोनों की बात सुनो, जो आपको समझ आता है, तीसरे चौथे नंबर पे कहीं हम आते हैं। उसके बाद आपका कोई रिलेटिव है हु इज डूइंग वेल, एनी फ्रेंड हु इज डूइंग वेल, टॉक टू देम। मैंने भी अपनी, जैसे कहते हैं, जब जहाँ मैं रहता था मैं भी किसी भैया को रोज देखता था। भैया जैन गाड़ी में आते हैं, बढ़िया, शाम को लैपटॉप उठाया होता है। एक लाइफ मैंने भी वही विजुलाइज की थी कि भाई जब मैं जॉब कर लूँगा तो मेरे को वो भैया जैसा बनना है। तो आप ढूंढो मत कि यार मुझे सिटी, मुझे देखना है यार कि मुझे तो अमिताभ बच्चन बनना है। बन जाना, पहले अपना लोकल अमिताभ बच्चन तो देख लो कि भाई ये मेरे मोहल्ले का बेस्ट है। इस अगर मैंने इसका स्टेप ले लिया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम सारे जितने हैं ये जो फ्रेशर्स हैं, हम सारी प्रेरणा ऑनलाइन व्हाट्सएप बाबा, इंस्टाग्राम बाबा पे हम ढूंढ रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में भी सबको कहता हूँ, बहुत यंगस्टर्स भी हैं मेरे पास, कि इन ऐप्स को डिलीट कर दो या मंडे टू फ्राइडे ऑफ कर दो। यू आर गिविंग आई बॉल्स टू somebody to make money and you are not making any money। अबे अब चलो हमारा पॉडकास्ट है, ठीक है, अब ठीक, अब सपोज ये मोनेटाइज, मतलब हम तो चलो अच्छी बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो मतलब अगर जो पैसा कमा रहे हैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप वाकई उनको देखते हो और उनको आप आइडियल मानते हो तो देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, रील बनाने वालों ने अच्छे पैसे कमाए हैं। आप मेहनत करो, वैसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। भाई आर्ट है, आप उस आर्ट को अगर अप्रिशिएट कर रहा है मिलियंस, और कोई और भी वीडियो बना रहा है उसके पास वो आर्ट नहीं है, तो एक कमी है। तो जो हम बात कर रहे थे वो फोकस की थी कि आप अपने रिज्यूमे में फोकस ढूंढो कि दिस इज माय स्किल, आई वांट टू सेल दिस स्किल। और जैसे ही आपने वो स्किल अपना आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, नहीं आप जगह जगह डिवेट होते रहोगे। हम देखते हैं सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छी जॉब उनको पता है कि उनको मिलने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन सब कुछ फाइनल होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स वो कर देते हैं एक अच्छी जॉब लेने के लिए कि वो जॉब उनके हाथ से चली जाती है। तो कहाँ हम कॉमन मिस्टेक करते हैं कि अच्छी नौकरी मिलते मिलते वो अपॉर्चुनिटीज हम खो देते हैं? अमीर जी फिर देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैंने अभी कुछ समय, अभी टाइम पहले भी बोला है कि सच बोलो, ये बहुत बड़ी बात है। पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, जो आपने सच बोली लाइन की, जब हम अदालत में खड़े होते कोर्ट में, तो एक बुलवाया जाता था ना कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वही हमें करना चाहिए। देखो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रिमिनरी इंफॉर्मेशन, चाहे मेरे ऐसे कंसल्टेंट हायर पंडित को देते हो या आप किसी कंपनी को देते हो, वो सब आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। आपके पास स्किल भी है लेकिन आपने झूठ बोला हुआ, आप तो वैसे ही फिल्टर्ड हो गए।
आपने अपनी कीमत बढ़ानी है ना। आप तो सेल्फ में इंडस्ट्री हो। अगर आपने अपनी कीमत बढ़ानी है तो भाई कीमत तो टाइम से बढ़ेगी, स्किल ऐड करके बढ़ेगी, झूठ बोल के नहीं बढ़ेगी। ब्लैक लिस्ट हो जाओगे अच्छी अच्छी कंपनीज में। तो मेरी बहुत यूथ को एडवाइस है कि प्लीज़, जैसे बहुत सारे आजकल हम लोग देखते हैं, ये लोग जब इंटरव्यूज देते हैं तो चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ अमीर जी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक बहुत सीनियर रिसोर्स था, वो इंटरव्यू दे रहा था। अब इंटरव्यूअर भी तेज है, उसने क्या किया, उसने भी चैट जीपीटी खोल लिया अपने। अभी एआई तो कॉमन है, जो सवाल वो पूछ रहा है एआई उसको भी सुन रहा है और इंटरव्यू भी सुन रहा है, दोनों के आंसर सेम है। साहब हमने थक हार के निकालना पड़ा। हम जो जब हम ये वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं तो हमें एक मेमो देना पड़ा कैंडिडेट्स को। हमने निकाल दिया कि भाई आप देखो, अभी वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं, आप एआई का यूज मत करो। वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होना ही था। इंटरव्यूअर बोल रहा है एआई आपको भी वही आंसर दे रहा है, आप जो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी वो सेम आंसर्स हैं, वो भी देख रहा है यार ये तो आंसर ही वही है। आपका स्किल तो आपने खत्म ही कर लिया। आपके पास 12 साल 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आज भी अगर जरूरत है तो आपका मतलब आपने मेहनत नहीं की है। अगर आप ऑन दी जॉब जॉब कर रहे हैं, देन यू आर मार्केट रेडी ऑल द टाइम, 24/7। ये मैं अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको बात। अगर आप अपने ऑफिस में बैठकर आपका दिया हुआ काम कर रहे हैं, देन यू आर जॉब रेडी 24/7। नहीं आप प्रिपेयर करते हो, नहीं आप देखते हो यार मार्केट में नया क्या है, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी बुक्स पे वापस जाता हूँ, मैं बेसिक करता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना आमिर जी, इसलिए सच बोलो, बात करो, समझो। दिस इज की फॉर एनी पर्सन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और स्पेशली सीनियर्स के लिए मैं ये बोलूँगा, क्योंकि जो आईडी जो नॉर्मल हम बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रेशर ही ये काम करता है। ये हमें मिड टू सीनियर मैनेजमेंट में भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह के मौजूद हैं सर। हाँ, मौजूद है। सर अच्छा, आपके अलावा, जापान के अलावा और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हायर पंडित वर्क करती है? देखो आमिर जी, हमने ना तकरीबन 35+ कंट्रीज में हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं रिक्रूटमेंट के। हाँ, एंड मोस्टली इन सब में मैं ट्रैवल्ड भी हूँ। और मैंने 50+ नेशनैलिटीज हैंडल की हैं एज अ फर्म। राइट। तो यूजुअली पहले क्या होता था, अभी मैं आपको रिसेंटली, क्योंकि हम पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, तो रिसेंटली हमने कुछ इजिप्शियंस के साथ काम किया, एंड आई रियली फाउंड देम वेरी वेरी प्रोफेशनल। मज़ा आ गया। जो नेगोशिएशन तक बात थी, बस एक बारी वो हो गई, उसके बाद हमें चैलेंज नहीं आया वहाँ। वो इजी रहा। मैं नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ। कंट्रीज आजकल नॉर्मली हर लोग सऊदी अरेबिया को देख रहे हैं। अरब, देखिए मैं नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, वो भी स्पेशली सऊदी अरेबिया को। देखिए सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत साल तक क्लोज रहा, अपने रीजन से थे उनके। धीरे धीरे वो भी अब दे हैव अराइव्ड बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। जब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं तो लोगों को भी समझ आ गई है। अब दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन एवरीथिंग। जो जो चीज़ें वो किसी मिस कर गए थे, दे आर डूइंग इट टू द बेस्ट नाउ। अभी फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ पर, तो 2030 में है, और सऊदी इज इन्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग। और जितनी मेजर कंपनीज हैं, सबको अरब्स की परचेज पावर का पता है, ठीक है ना।
और जहाँ परचेज पावर होती है मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो सब कुछ मौजूद वहाँ है। सब कुछ हो जाता है साहब। मैं बहुत साल पहले मतलब सऊदी गया था तो बहुत मुश्किल होता था सर सऊदी। मतलब इमिग्रेशन में निकलने के लिए आपको यूजुअली, जैसे इंडिया से आप रियाद जाते हो या दमाम जाते हो तो 3 से 4 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से। आपको इमिग्रेशन से निकलने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते थे इमिग्रेशन के लिए। मतलब आज से 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं। और दिल टूट जाता था। मतलब ठीक है वो एक ज़माना था, लेकिन अभी मतलब आप, क्योंकि आप ये बात मैं कर भी रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे गया तो जैसे एक एक प्रोफेशनल होता है, कोट पहना हुआ है, सब पहना हुआ है, इमिग्रेशन की वेट हो रही है। फिर धीरे धीरे सुना तो हुआ था हमने, लेकिन जब आप एक चीज़ से निकलते हैं तो आपको समझ आता है कि यार कि ये सच है। धीरे धीरे 1-2 घंटे के बाद खड़े होने के बाद समझ आना शुरू हो गया। फिर बैठ गए, फिर बैठ के खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे अपने आप को खिसकने के लगे। फिर जाके कहीं इमिग्रेशन में 8-9 घंटे बाद नंबर आया। वो रीज़न था उनके, देखो वो अलग है, लेकिन अब जो है वेरी फास्ट ट्रैक्ड है। पीपल शुड थिंक, देखो मैं, क्योंकि मैं ग्लोबल रिक्रूटर हूँ, हम इंडिया की तो बात कर ही रहे हैं, वेरी प्रोग्रेसिव नेशन, बहुत प्रोग्रेसिव है हम लोग, लेकिन एक स्किल्ड माइंड को ग्लोबल सिटीजन या एक ग्लोबल एम्प्लॉय होना चाहिए। और ऐसा पॉसिबल इंडिया में शायद नहीं हो पा रहा, इसके लिए आप क्या कह रहे देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में भी आके काम करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा क्योंकि अब थोड़ा मामला हिंदुस्तान में भी गर्म हो चुका है, ठीक क्योंकि है हम ना। कहीं पीछे नहीं है ना किसी हाँ से। पीछे नहीं है, बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं पीछे। हम भी कुछ एक मेट्रो प्रोजेक्ट मैं क्लाइंट के लिए कर रहा था, तो मैं इनफैक्ट कोविड के टाइम हमने एक ताइवानी नेशनल को हम इंडिया लेके आए, बहुत सीनियर रिसोर्स था। मतलब ऐसा नहीं है, उसके अलावा हम कुछ मतलब और इंडस्ट्रीज में हमने इनवर्ड हायरिंग भी की है फॉरेन नेशनल्स की। लेकिन यूजली यही होता है कि जब आप पढ़ते हो, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं बार बार, हम आप अपनी विजन क्लोज मत रखो। वैसे तो इंडिया में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट फिर भी आप अपनी विजन क्लोज मत रखो। आप अपना जाओ, घूमो, आप पढ़ाई करो, और जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर आपको जाना चाहिए। सर लेकिन आज की डेट में क्या है ना, लोगों को ना ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा रहता है। वो किसी भी कंपनी पर ना ट्रस्ट नहीं कर पाता। अगर कोई आईआईटीएन है, उसे बाहर जाना है, जापान जाना है या सऊदी अरबिया जाना है, अगर वो आपसे भी जुड़ रहा है हायर पंडित, तो उसके माइंड में सबसे पहले एक सवाल ये आएगा ना कि क्या ट्रस्ट लेवल मेरा हो पाएगा, क्या जो चीज इनकी तरफ से बताई जा रही है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इससे जो ये ट्रस्ट इशू है, जो ये गैप है, इसको कैसे फुलफिल करते हैं आप किसी के लिए भी। अमीर जी बड़ी अच्छी बात है, कोई सवाल अच्छा है, और ये हम डील कर रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑल्सो अ टू वे प्रोसेस। कंसल्टेंट भी टाइम स्पेंड कर रहा है, हम भी एक तरह से अब कहते हैं ना डॉक्टर हो गए हैं साहब। 30 सेकंड में 40 सेकंड में हम रिज्यूमे देख के हम बता देते हैं कि जान है या नहीं है, या हमसे वो कैसे बात कर रहा है। हम लोग लोगों से बात करते हैं कई बार, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। जब हम बार बार कहते हैं ना डॉक्टर हो गए हैं, तो क्यों, हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिन पता है हमें, आपकी फैमिली में कौन कौन है, हम ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से की वो हमें पता है, आपने कितनी कंपनियों में काम किया, आपकी क्या क्या सैलरी थी वो हमें पता है। ज्योतिष जब बनकर पूछ लिया सारा। जब हमें ये सब पता है तो फिर ये झूठ किस बात का। और आपको पता है जब रास्ते में आगे चलेंगे तो ये बताना ही पड़ेगा। तो ये आपने जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया है, और मैं कहता हूं जो हमसे बात कर रहे हैं, प्लीज बी फेयर। वी आर डूइंग फ्री रिक्रूटमेंट। अच्छा, हम फ्री पूरी तरीके से। हाँ, हम आपसे कंसल्टेंट, हम कैंडिडेट से कोई पैसा नहीं चार्ज करते साहब। हम
देखो जितने हमारे एग्रीमेंट है, प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स हैं, वो क्लाइंट साइड है। कैंडिडेट से हमने आज तक एक पैसा नहीं लिया। अगर कोई अच्छा, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो हमारे ऑफिस में कभी कोई मिठाई भेज देता है या कभी चॉकलेट भेज देता है, तो वो भी हम स्टाफ में खोल देते हैं कि सब एंजॉय करो, वी आर ए टीम। इट इज दैट सिंपल। और ये फायदा लोग उठा नहीं पा रहे। मैं तो साफ एक क्लियर शब्दों में कहूंगा विवेक सर कि भैया मौका है, उठा लो फायदा, सर ये आगे जाना है तो। बिल्कुल आमिर जी, बहुत रास्ते हैं, बहुत बातें हैं हमारे पास, क्योंकि जो विश्वास है ना, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जब हम कैंडिडेट है उसको लगता है कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसको ये समझना है कि भाई वो एक कंपनी में काम कर रहा है। कंपनी में चेंजेस आ जाते हैं, एक हायरिंग प्रोसेस है, हायरिंग के लिए कुछ चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज होगी, रिक्वायरमेंट होल्ड होगी, आगे क्लाइंट ने अप्रूव नहीं किया, क्लाइंट ने होल्ड डाल दिया, कंपनी भी तो आगे किसी के लिए काम कर रही है ना, उसका प्रोजेक्ट डिले हो गया, वो कहते हैं यार कंसल्टेंट इज नॉट गिविंग द राइट। आपको ये समझना है कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हो, जो चैलेंजेस आप ले रहे हो वो सामने वाली कंपनी में भी है, और कंसल्टेंट को तो एट द एंड प्रोफेशनल फीस मिलेगी ना अगर आपको ज्वाइन कराएगा। हम क्यों झूठ बोलेंगे? एक तो सिंपल सी बात है ना, मेरी फीस ही आपकी ज्वाइनिंग से आती है और मैं आपसे ही झूठ बोलूंगा, ये कहाँ लिखा है? बिल्कुल अपना ही नुकसान करेंगे मैं भैया, अपना नुकसान क्यों करूंगा? समझने वाली चीज ये है समझने वाली बात है। बिल्कुल। आप हमारे थ्रू नेगोशिएट करेंगे, आप हमारे साथ बात करेंगे, तो हम आपको बेटर गाइड कर देंगे, क्योंकि हर रिक्रूटर जिनसे हम डील कर रहे हैं उनसे तो हम इतने सालों से डील कर रहे हैं। वो आपको कैसे हैंडल करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट को कैसे देखता है, ठीक है ना, वो आपसे क्या पूछेगा, पहले प्रिपेयर कराएंगे हम उस चीज प्रिपेयर को। करा देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें कहते हैं कि हम डायरेक्ट नेगोशिएशन करना चाहते हैं। हम देखिए, हमारे लिए तो ईजी है, हमारे लिए ईजी है वो काम। मैं तो खुद प्रमोट करता हूँ कि भाई अगर अगर आपके फ्यू फील देन यू डू डायरेक्ट नेगोशिएशन, बट इफ यू कम गो थ्रू अस, ये एक बेटर पाथ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर हम भी होल्ड रखेंगे आपके साथ, हम आपको इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताता हूँ आमिर जी, बहुत सारे कैंडिडेट्स बाद में आते हैं हमारे पास, अच्छा। जब उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या प्रोसेस स्टॉल हो जाती है उनकी, कि ये बताइए क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम बार बार हम बात करते हैं कि यार इंटरनेशनल की भी, रिक्रूटमेंट की भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, माइंड से प्रिपेयर होना इम्पोर्टेंट आप माइंड से प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, वो बताओ, है। आगे तो तभी कुछ हो पाएगा। तभी तभी कुछ हो पाएगा। आप अपनी फैमिली से पूछ लो, पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आप मैरिड हो तो वाइफ है, वाइफ की फैमिली है, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप सलाह लेके कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं, एक बहुत यूनिक केस आया था मेरे पास, तो हम उसको कहीं, हमने उसको एम्प्लॉय कराया फॉरेन में, तो जब उसकी सिलेक्शन होगी तो मेरे को कहता है यार कि अब मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा। अब ये होने again- के बाद। हाँ, अब ये बड़ा फनी केस है, और लेकिन आपको आपको बात समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा यार तुमने अभी तक पूछा नहीं? कह रहा नहीं। मैं क्यों? कह रहा भाई अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता, मेरी वाइफ तो मेरा मजाक उड़ाती। ये क्या था? अब अब आप किस 10-12 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो वाइफ कहती है भाई तेरे से तो इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। ये देखो, मेरे लिए उस दिन, ये मैंने आज तक पॉइंट सुना नहीं था, मेरे लिए नई बात थी उस दिन। आपने भी कुछ सीखा इससे? मैंने सीखा। बिल्कुल। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन ये नई चीज सीखी, क्योंकि मैंने आज तक वो उस साइड से इतना सोचा नहीं था कि आपने पूछ लिया, आप पहले पूछ लो, कर लो। लेकिन एक नया पॉइंट ऑफ व्यू उस दिन आया कि अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरे को घर में ही शर्मिंदगी लेनी पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि मेल्स हैव टू गो थ्रू आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक ठीक है, एक पर्सनल सेल्फ एस्टीम तो होता ही है, लेकिन
कहीं ना कहीं जब हम ये बात मैं उठा रहा हूँ तो एक डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट। मान सकते हैं इसको हम। लेकिन ये नया नया था, हाँ, ये मेरे लिए भी नया तो था। इससे कैसे डील किया आपने? क्योंकि देखिए ना, एक बंदा जो इंटरव्यू में फाइनल हो गया, अब उसके पास वो लेटर भी आ गया हो कि भैया 2 महीने या 3 महीने आपको ज्वाइन करना है, और उसकी वाइफ ने कहा ना भाई तू तो नहीं जाएगा। तो फिर क्या कर देंगे उस केस में आप? हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, कई केसेस मैं ना शुरुआत में मैं फैमिलीज के साथ भी बात करता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि क्या है ना, तब तब अग्रेशन होता है माइंड में, यंगस्टर थे। मैं फैमिलीज में भी बात करता था, कई कैंडिडेट की स्पाउसेस से भी बात करता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे वो सब बंद कर दिया। मुझे समझ आया कि आपको मैच्योर होना पड़ेगा अगर आपको डिसीजन लेना है अपनी फैमिली के लिए, और उनको एक बिगर पिक्चर दिखानी पड़ेगी, व्हाट इट विल चेंज फॉर यू। भाई अगर मैंने ये काम कर लिया, 5 साल बाद मैं तुम्हारा सब कुछ बदल दूंगा। अगर आपकी फैमिली आपके साथ 5 साल नहीं इंतजार करना चाहती, तो उसमें हायर पंडित कुछ नहीं कर सकता। तो पहले हम करते थे, कन्विंस भी करने की कोशिश करते थे, बात भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो मन बना लिया कि यार हम भी मैच्योर हो गए। कहने का मतलब आमिर जी ये है कि हम भी मैच्योर हो गए प्रोसेस में, कि इस प्रोसेस को प्रोसेस की तरह चलाते हैं। क्योंकि अब क्या है, एज के साथ साथ हमें भी समझ आ गया कि इट हैज़ टू गो थ्रू अ सर्टन रूटीन प्रोसेस, इट कैन नॉट बी पर्सनल एवरी टाइम। हर कैंडिडेट पर्सनल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज सर और भी तो होती होगी ना आपके साथ, जब किसी कैंडिडेट ने मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जा सकता, तब क्लाइंट के साथ आपके रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसको पड़ता कैसे है। डील करते हैं आप और लोग? मैं आपको बताता हूँ, क्लाइंट, क्योंकि इंटरनेशनल की भी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। मेडिकल है, वीज़ाज हैं, एयर टिकट्स हैं। हमारे साथ तो बहुत सारे किस्से रहते हैं जहाँ पर कैंडिडेट एयर टिकट आने के बाद, वीज़ा आने के बाद, हमें सुबह बोल रहा है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, और शाम को रडार से गायब है। ये बहुत कॉमन है ये। लास्ट मोमेंट पे एकदम आया। सर, वीजा टिकट आने के बाद और ये कहने के बाद कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहां नहीं है। और ये मैं सिर्फ जूनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजमेंट। मतलब लास्ट मोमेंट पे एक तरह से धोखा देना। देखिए, हम लोग ये यूजली वर्ड नहीं यूज करते, बट हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल हो जाओ आप थोड़ा सा। ठीक। मैं इस माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे क्योंकि हम यूजली इंडिया में जिस सेगमेंट में हम बात करते हैं, 90 डेज नोटिस पीरियड होता है। देखो, आपके पास 90 डेज है। इन द फर्स्ट 30 डेज व्हेन यू रिजाइंड, जब आपने पहले 30 दिन में रिजाइन कर लिया, दैट्स अ गुड टाइम टू टेक अ डिसीजन। उससे ना तो क्लाइंट परेशान है, ना आप परेशान हो, ना मेरे जैसा कंसल्टेंट परेशान है। क्योंकि हमारे पास भी ब्रीदर है 2 महीने का कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि हमारा भी बिजनेस इसी से चलता है। किसी की प्लेसमेंट करेंगे तो प्रोफेशनल फीस आएगी, हमारे लिए भी वो अच्छा है। आप यकीन मानेंगे आमिर जी, पिछले 20 साल में हमने, हमारा मोटा मोटी 35% रेवेन्यू लॉस रहता है। 35% बहुत बड़ा लॉस है सर ये। ये आज मतलब ये फैक्ट है ये बात, बिकॉज वी डील विद पीपल हु चेंज माइंड्स एट द लास्ट मिनट। बहुत सारे मिलते हैं आपसे आपको। सर, क्योंकि बिजनेस ही है। देखो, एचआर सब्जेक्ट है, ह्यूमन मेरा सब्जेक्ट है अब। क्योंकि मैं तो वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस ईच डे। हर तरह के लोग आ रहे हैं। हर तरह का बंदा हमसे बात करता है। हर आदमी अपनी अपनी बात करने की, पेश करने की कोशिश करता है। दूसरा, एक बहुत जेंटल एडवाइस है सबको, कि जब आप किसी से भी बात करते हैं, जब आप प्रोफेशनली जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल समस्याएं कम शेयर करो। ये समझना चाहूंगा सर, मैं ऐसा बहुत देखा है हमने, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम कोई जॉब ढूंढते हैं ना, कुछ करते हैं, तो हम सबसे सोचते हैं यार अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करेंगे, शायद एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव चीज़ें मेरे लिए हो सकती हैं। क्या है आमिर जी,
जब हम अपने घर की समस्या बताते हैं ना, तो हम लीनियंसी ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं दो वर्ड यूज करूंगा। एक तो आप लीनियंसी ढूंढ रहे हैं, और एक आप कन्वीनियंस कन्वर्सेशन कर रहे हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है। लेकिन मैं एक एक कंपनी क्यों किसी एम्प्लॉय को हायर करेगी जल्दी जल्दी जो ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन लेके आ रहा है? क्या तो बहुत बड़ी फर्म होगी जो आपके सेटअप को हैंडल कर सके। स्मॉल टू मीडियम कंपनीज में वो देखो बैंडविड्थ नहीं होती है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि आप अपनी जब समस्याएं हैं वो आपकी पर्सनल समस्या है। जब आप कंपनी में बात करते हैं तो आप प्रोफेशनल होकर बात करते हैं, लेकिन तब आप कहते हो यार मुझे पर्सनल, दिस इज मतलब पर्सनल भी आप चलो बात करते हैं, अच्छा है जब आप कर सकते हो तो। लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस में आप इस यूजली अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आपको नहीं पता कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर हो रहा है, 3 महीने बाद आपको ट्रेन करके उन्होंने ओवरसीज भेजना है, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब उसने सुन लिया यार आपकी तो समस्या है, आप तो जा ही नहीं सकते। हो सकता है आपकी समस्या पे 2-3 महीने में हैंडल पड़ जाए, हैंडल हो जाए और वो आप आगे जा सको, लेकिन आपने आज ही ऐसी बात कर दी, आपने तो अपना रास्ता खुद रोक लिया, अपॉर्चुनिटीज खुद ही। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद खोली। बिकॉज आप कुछ पैसे बढ़ाने के लिए कि सर आई नीड मनी, कंपनी विल पे यू फॉर योर स्किल, नॉट फॉर योर पर्सनल सिचुएशन। लोगों को लेकिन ये औंतला लगता है। लेकिन सर पर्सनल सिचुएशन कंपनी आपकी तब हैंडल करती है जब आप पर्सनली काम करते हो। जब कंपनी को पता चलता है ये लॉयल है, ये ईमानदार है और ये अवेलेबल है, फिर कंपनी कहती है तेरी समस्या मेरी समस्या है, तू काम कर। ये भी होता है। लेकिन इन नटशेल मैं एज एडवाइजर मैं यूजली कहूँगा कि आप अपनी आपकी अगर कोई सिचुएशंस हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरी कुछ टेम्परेरी, मेरी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, सबको पता है डिलीवरी हो जाएगी, या मैं कोई घर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, या मेरी फैमिली में किसी के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं, देखिए ये जो नॉर्मल सिचुएशंस हैं। अब आप कहेंगे मेरी फैमिली में कुछ मेजर चैलेंज है, या मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये चल रहा है, मुझे तब लीव चाहिए होंगी, तो यूजुअली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हमीर जी। क्योंकि देखिए हर आदमी चाहता है कि यार देखो मैं कोई मतलब भगवान सबको सुखी रखे, एंड द फैक्ट इट इज प्रॉब्लम सबके साथ आ सकती है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मैं मतलब कोई किसी की ये बात मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोली जो मैंने ये, लेकिन एक प्रोफेशनली एक एडवाइस है कि हो सकता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पे हैंडल आ जाए, तो आपको भी ऑप्टिमिस्टिक रहना है और आपको वही ऑप्टिमिज्म आगे पास करनी है। आप इंटरव्यू में नेगेटिव हो गए बैठोगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता, बिल्कुल कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। सपोज हम गुड़गांव में, सर मेरा ऑफिस है, तो लोग मेरे को कहते हैं सर मैं दिल्ली से आऊँगा, आ जाओ। भाई तुम्हें तो पता ही है तुम गुड़गांव आओगे, अब तुम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद बोलो कि बारिश है, जाम लगा हुआ है, ये है, ठंड है, इसका मेरे पास क्या आंसर है? कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। तुम तो यही रहते हो, तुम्हें तो पता ही है। कोई 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 बाहर से आए, कोई आके कहे यार अचानक से दिल्ली में ठंड होती है, कोई उड़ीसा से आए, कोई साउथ इंडिया से आए, वो कहे यार उसको तो बताना पड़ेगा भाई स्वेटर जैकेट ले, यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, ठीक है, और आप फिर आप कन्वीनियंस ढूंढ रहे हो, वो हो नहीं सकता। मैं तो ये जो आज का पॉडकास्ट है ना, आई वांटेड टू कीप वेरी कैंडिड अबाउट इट, बिल्कुल बिकॉज लोगों को ना सर
क्लियर करना है नहीं, भैया, क्लियर कुछ करना है। डाउट्स नहीं रहने चाहिए। आपके पास स्किल है सर, आपको हाँ पूरा वर्ल्ड आपको अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल। आपको ग्लोबल एम्प्लॉय बनना है। सच बोल के ग्लोबल एम्प्लॉय हो सकते हैं। झूठ बोल के नहीं हो आप सकते। झूठ बोलकर एक लेवल तक तो जा सकते हो, लेकिन पकड़े जाओ। और हायर पंडित पूरी तरह से हेल्पफुल है इसी चीज के लिए, भैया सच बोलोगे तो आगे जाओ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जाननी चाहता हूँ मैं आपसे। तकरीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है आपको इस लाइन में, लोगों को लगातार आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जॉब लोगों को लग पा रही है। फर्स्ट प्लेसमेंट आपने कब की, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या टफ फेस रहा? क्योंकि ना कोई भी जब हम पहला काम करते हैं ना सर अपनी कंपनी में एज अ बॉस, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपके सामने कौन सा पहला ऐसा चैलेंज था जो आपको लगा कि पहली हायरिंग तो करा दी, प्लेसमेंट हो गई भाई, लेकिन बहुत सब कुछ देखना पड़ा? देखो, मेरा ना पहला क्लाइंट इंडोनेशिया में था। अच्छा। बहुत मेजर कंपनी है, वर्ल्ड की ग्लोबल कंपनी है ऑयल एंड गैस की। मेरा क्लाइंट था वो। आमिर जी, जो लाइफ के झटके होते हैं ना, उससे आप समझते हो। और तो हमने वहाँ 4-5 प्लेसमेंट्स कर दी, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। 4-5 प्लेसमेंट करी बट सिलेक्शंस हो गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो वो मेरे बाद बहुत, आज मैं उनका नाम लेता हूँ, मिस्टर डेस्मंड चू। ठीक, इज अ मलेशियन चाइनीज। तो वो वहाँ के उस टाइम ऑपरेशन हेड थे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, कहते थे कि विवेक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट भेज रहा है, लेकिन अगर तेरा नेक्स्ट कैंडिडेट अगर नहीं ज्वाइन किया तो मैं तेरे से काम नहीं कर पाऊंगा। अब सर ये है टाइम बॉम्ब। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज। तो सर कैंडिडेट हमने कोई फिलीपींस नेशनल था। मैं तो, जो मेरे मिलने जा रहे हैं सबको मैं नाम, मिस्टर अल नपोली। मेरा लाइफ का पहला हायर फिलिपिनो नेशनल था। उसको मैं जकार्ता में, इंडोनेशिया में प्लेसमेंट की मैंने उसकी। तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया। सैटरडे को उसकी फ्लाइट थी, तो हम उसको बिजनेस वीज़ा पे बुला रहे थे, और कि मतलब कंपनी बुला रही थी इंडोनेशिया में, और वहाँ पर उसको जाके वर्क परमिट में चेंज कर देते। एक प्रोसेस होती है बहुत सारी कंट्रीज़ में। फिलीपींस में भी जैसे हमारे यहाँ इमिग्रेशन है, पहले हम ENCR करते थे, ECR चेक करते थे। तो वहाँ पे भी ये होता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको एक सर्टन क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो नपोली साहब को एयरपोर्ट पे रोक लिया उन्होंने। अब नपोली साहब को एयरपोर्ट पे रोक लिया, तो उस प्रोसेस में 45 दिन लग गए क्लियरेंस आने में। हाँ। वो वापस आए, और उसके बाद नपोली साहब ने जकार्ता में उस कंपनी को ज्वाइन किया। वो मेरी लाइफ की सबसे पहली प्लेसमेंट है, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उस आदमी का और उस कंपनी का, जिसने इंतज़ार किया, मेरे साथ 6 महीने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं। क्योंकि मैंने शुरू से ही सोचा था कि मुझे फॉरेन कंपनीज के साथ डील करना। तो जितना मेरा क्लाइंटेल था 2015 तक का आमिर जी, सब फॉरेन कंपनीज थी। धीरे धीरे कुछ इंडियन कंपनीज कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने काम शुरू किया। अब वी हैव गुड क्लाइंट्स लोकली ऑल्सो। बट आज भी जो जो एक तरह से कहते हैं मान इज्जत है, काम करने की जो अप्रिसिएशन है, वो ज़्यादा फॉरेन क्लाइंट्स हैं। फॉरेन क्लाइंट्स है। अच्छा, इंडिया में अब तक की आपकी प्लेसमेंट रेशियो क्या रहा? मतलब लोग कितना आपसे खुश रहे कि यार हाँ, हायर पंडित ने इंडिया में रहकर इंडिया में एक अच्छी प्लेसमेंट हमें करा रखी है? बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर सीनियर कैन बंद हैं। देखो, एक तो हम लोग जल्दी जल्दी खुश नहीं होते। ढूंढते हो। कुछ मर्जी कर लो, आप खुश, हम खुश नहीं होते। ठीक, लेकिन हमने जो भी काम किया है, मतलब गॉड इज़ वेरी वेरी काइंड। मतलब हम प्रोफेशनल रहे हैं, और जिन्होंने हमारे साथ काम किया यूजली सब वेल प्लेस्ड हैं, हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि हमने अपनी प्रोसेसेस को बहुत क्लीन बना रखा है। हमने भी ऑफिस में रेड, ऑरेंज, ग्रीन शीट्स हैं हमारे, जहाँ पर हमें लगता है यार ये बहुत बहुत न्यूसेंस है, या मतलब बात ही नहीं कर रहा, बहुत अकड़ रहे, मतलब हर तरह का एटीट्यूड होता है। तो हमें पता है, और हम थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं
जहाँ में लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं वो ग्रीन हैं तो वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए। ऑरेंज को हमें समझाना पड़ता है, कई बार मन बनाना पड़ता है उनका कि क्यों जाना चाहिए, क्या आपका करियर पाथ हो सकता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन। देखिए पहले लोग क्या करते थे, सोचते थे कि यार मैं 10 साल में मेरा क्या करियर गोल है, 15 साल बाद मैं कहाँ हूँगा। हम लोग कहते हैं यार आप एक एक दो दो साल के करियर गोल बनाओ, कि मुझे 1 साल 2 साल ये करना है। जैसे डिग्री है अपनी, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, कि मेरा ये 3 साल का गोल था, मैंने डिग्री कर ली। अब उसके बाद 3 साल का गोल बना लो, फिर 3 साल का गोल बना लो, और एक अपनी एक हायर विजन रखो कि मुझे 20 साल में मुझे वहां पहुंचना है, 15 साल में मुझे वहां पहुंचना है। वो 3-3 साल को आप ऐड करते रहो कि आप अपना 15 साल में 18 साल में वहां पहुंच जाओगे। आप आज ही 15 साल वाला प्लेटफॉर्म देखते रहोगे, इतनी चेंजेस हैं आज की डेट में। वो कहाँ 15 साल तक आप वेट करोगे, एजुकेशन चेंज हो जाएगी, लोग बदल जाएंगे, इंडस्ट्री बदल जाएगी। जो चीज़ें पहले थी, पहले आयुर्वेद आया फिर चला गया, फिर आ गया, होम्योपैथिक आई चली गई फिर आ गई। तो ये जो चीज़ें है ना, आपको देखना है कि यार ये हर 3 साल बाद में क्या चल रहा है। आप अपने आप को वहां फोकस करते रहो, डीफोकस फोकस करते रहो। अगर लाइन चेंज हो रही है तो वहां से डीफोकस हो जाओ, अपना फोकस चेंज कर लो, उस फोकस को फिर मीट करके अपने विजन की तरफ चलते रहो। देखो एक आम इंडियन जो 26 27 28 साल का लड़का है, वो चाहता है कि मैं अपने फादर को फ्री कर दूं। ये उसकी चाहत रहती है। बस ये एक मेल जो कहते हैं ना बर्डन है, क्योंकि मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिडिल टू लोअर टू मिडिल प्लस में भी एक रहता है कि मैं अब अपने फादर को फ्री कर दूं। ठीक, वो भाग रहा है। ठीक है ना, आप कैसे भाग रहे हो और आप अपनी विजन को कैसे करोगे, वो आप अपने गोल्स बनाओ दोस्त, तो फ्री कर पाओगे। मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिन्होंने लोन्स भी ले रखे हैं, एजुकेशन लोन्स ले रखे हैं। वो सैलरी डिमांड करते हैं कि यार मुझे लोन उतारना है। मैं उनको भी ये राय दे रहा हूं, पहले अपने स्किल को बेचो। स्किल डेवलप होगी तभी तो अगर लोन आपने उतरेगा। अपना स्किल बेच लिया, आपकी लोन आपकी तो ईएमआई उतर गई। जब आप कहते हो आपको, मैंने क्योंकि जब मैंने शुरुआत में बात की, बीच में हम बात कर रहे थे, आप अपनी समस्याओं को इंटरव्यू में ले आते हो या नेगोशिएशन में ले आते हो, आपको बंद करना पड़ेगा। लोन आपने लिया है, कंपनी ने नहीं लिया है। कंपनी आपकी हेल्प कर सकती है लोन उतारने में, अगर आप कंपनी के साथ जुड़ गए, उसके साथ काम किया, उसके साथ लॉयल रहे, वो आपका स्ट्रक्चर भी चेंज कर देगी, आपको इंसेंटिव भी देगी, इंक्रीमेंट भी देगी, आपका करियर पाथ भी दे देगी। लेकिन ये सब टाइम से होता है। ये खुल जा सिम सिम सिर्फ किताबों में था, होता है आज भी, कि किसी हमने के घिसा साथ होता और होगा, सब कुछ आ गया। लेकिन आबरा का डाबरा नहीं चलता। यहाँ नहीं होगा। यहाँ नहीं होता, यहाँ तो मेहनत। मेरे से बहुत यंगस्टर्स पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार, कई बार मेरे पास अपने ऑफिस में सब पूछते हैं हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं कहा पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हंसने लग जाते हैं, कह रहे क्यों? मैं कहा कम से कम आपने वर्क तो साथ में जोड़ा। जो इम्पोर्टेंट था वो जोड़ दिया कहीं आखिर। आप स्मार्ट स्मार्ट में रह हाँ, जाओगे। वर्क लेकिन कहाँ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क आता हाँ बिल्कुल, स्मार्ट वर्क खाली है। नहीं हो जब सकता आप जब तक हार्ड दाल वर्क बना नहीं रहे हो होगा। तो पता है हार्ड वर्क है भी। जब आपको पता है भी तीसरी सीटी के बाद खड़े होना है। पहले आप 3 सीटियां, जब तक आप दाल बना रहे हो, जब आप इमेच्योर होते हो तब कुकर के पास खड़े होते हो। ठीक है ना, फिर आप मल्टीटास्क भी कर रहे हो और सीटी का भी ध्यान भी रख रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ना आमिर जी, फोकस करना जरूरी है ये इन सब चीजों फोकस में। है। हाँ जिस आदमी ने हम मैं तो फिर कहता हूं, आप कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो, आपको उसमें बेस्ट होना है। बेस्ट नहीं हो सकते, परमात्मा ने किसी कारण रोका हुआ है, तो टॉप 10 हो जाओ, टॉप 20 हो जाओ, टॉप 50 हो जाओ, बट उस रेस में रहो। उस रेस में रहो। बस देखो, एवरेस्ट पे कोई नहीं टिका, सबको ऊपर जाके मिशन कंप्लीट करके नीचे आना पड़ेगा।
री एनर्जाइज होने के लिए। ये जब हम रिज्यूमे आता है, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बीच में इंटरव्यू दे, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज कर रहे हैं, दे आर ग्रेट माइंड्स, बिकॉज वो आपको अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हैं ताकि वो वापस समिट के ऊपर जा सकें, एवरेस्ट को दोबारा किसी कंपनी में जाके जीत सकें। सर, जब विजन की भी अभी आपने इसमें बात करी थी और लोगों के फोकस की हम बात कर रहे हैं, हायर पंडित आने वाले 10 सालों में क्या विजन लगता है? आपने क्या माइंडसेट अपना किया हुआ है कि जो लोग जापान जा रहे हैं या सऊदी जाना चाहते हैं या इंडिया में रह के कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए हायर पंडित का विजन क्या है आने वाले 10 सालों में? देखो, बहुत सिंपल सा विजन है आमिर जी, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बातों में, सिंपल सिंपल बातों में बिलीव करता हूँ। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है 10 सालों में, कि भाई आप आओ तो आप हमसे बात करो और आपको हम एक अच्छी राय दे सकते हैं कि आपके करियर ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन करियर ग्रोथ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जहाँ पे भी मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा या आप अपने स्किल सेट के थ्रू आप वहाँ पहुँचते हैं, हमारे माध्यम से आपको वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 6 महीने में, साल भर में मेरे दोस्त की ये सैलरी, मेरे रिश्तेदारों की ये सैलरी, मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के की ये सैलरी या लड़की की वो सैलरी, ये सब भूलना पड़ेगा। यू आर इंडिविजुअल, योर बैंक अकाउंट इज योर बैंक अकाउंट, इट इज nobody's बैंक अकाउंट, हाँ, यू हैव टू मैनेज इट। आप इस बेस पे नहीं, सैलरी कि आमिर जी की सैलरी क्या है उस पे विवेक जैन नहीं चल सकता। वो बेच लिया उस दिन आमिर साहब ने अपने आप को, बढ़िया कर दिया इम्प्रेस सबको, ले गए वो 20,000 50,000 फालतू उस दिन महीने का, तुम नहीं कर पाए उस दिन। तो कोशिश करो कि आप साल भर मेहनत करो कि लगे कि यार यू आर इक्वल टू आमिर जी। आपका बॉस कहेगा यार ये तो अब दोनों बराबर हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू लूज यू। फियर है ना सर, आपको फियर, क्योंकि एक स्किल्ड वर्कर का फियर हमें भी है, ये सबके अंदर है। ये सबके भाई अंदर इससे है। लड़ना आना चाहिए। ऐसे लड़ना आना चाहिए भाई, ये अच्छा बंदा और है। हायर पंडित मुझे नहीं लगता कि इसमें पीछे है, सबसे आगे है। अगर फेयर है तो मैं खत्म करेंगे। हाँ, हम बैठे हैं इसके लिए। आपको फियर खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपका गोल्डन एडवाइस क्या हो सकती है उन कैंडिडेट्स के लिए या यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो आगे कुछ करना चाहते हैं? ये लास्ट मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ इस पॉडकास्ट, क्योंकि ना मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आगे भी आया है। तो आप अब क्या देना चाहेंगे लास्ट एडवाइस? देखो, मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है कि कुदरत आपका सिलेबस कभी भी बदल सकती है। 100% सच। ये मेरी गोल्डन एडवाइस है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कब कहाँ क्या हो जाए नहीं पता। देखो, हम आए, हम आपसे कोई बात कर जाएं, हमको एडवाइस दे जाएं, मैं उन चीज़ों में नहीं घुसता कभी भी। मैं तो सिंपल, एक मेरी जो गोल्डन लाइन मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कुदरत आपका सिलेबस कब बदल दे आपको नहीं पता, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपके जीवन में सुनामी आए, ठीक, आपके जीवन में सुनामी नहीं आई, ठीक चला नहीं चला, आपको हर हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप सुनामी भी झेल जाओगे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, क्योंकि हमारा ये फील्ड है, ये ह्यूमन इज अवर सब्जेक्ट। तो सभी को, सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोल्डन एडवाइस प्लीज फॉलो कीजिए कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, आगे विजन रखिए ताकि आप अपने मकसद पे, अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाएं। यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। बिल्कुल, और हायर पंडित हर तरह से सबके लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल भैया जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल अवेलेबल है सर। हमारी हायर पंडित www.hirepandit.com है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोग सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हम आइए, हमसे बात कीजिए, जिसको जॉब ढूंढनी है, और मार्केट में सबको पता है हम कहाँ कहाँ हमारे स्किल्स हैं, हम कहाँ एफिशिएंट हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, यूजली हमारे ऑफिस में हम मिड टू टॉप मैनेजमेंट हायरिंग करते हैं,
बट अगर आपको कभी कोई एडवाइस चाहिए सिंपल 1-to-1, आप हमें यू कैन ड्रॉप अस अ मैसेज, हम विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू. बट इट इज गुड दैट यू फॉलो, क्रिएट योर ओन विजन. कुछ भी चाहिए कनेक्ट कर लो बस. बस कनेक्ट कर लो. हर पंडित है ना कुछ तो सॉल्यूशन है हमारे कुछ पास. ना कुछ तो बात कर देंगे जो शायद आपके जीवन को कितने बदल भी दे. धक्के खा लिए ना लाइफ में, अब नहीं खाने पड़ेंगे, नहीं ये खा- गारंटी है. क्योंकि सबको फ्री है, फ्री है कुछ सर. नहीं लगने का. कुछ नहीं लगने का. बस सही जगह आने की जरूरत है. जाने की जरूरत है. बिल्कुल सर. और 100% ये बात कह सकता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये 100% लोगों को कनेक्ट करेगा, यूथ को जरूर कनेक्ट करेगा. जो भाई मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अच्छी IIT ने सब कुछ, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया, बट आपसे जुड़कर बहुत कुछ मिल सकता है. थैंक यू आमिर जी, थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया मुझे आपके पॉडकास्ट करने में सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कमिंग सर. थैंक यू. नमस्कार सर. नमस्कार जी. Zine